चलिए, जय हिंद। आज संविधान संशोधन प्रक्रिया कवर करेंगे हम। सबसे पहले एक चीज याद रखो इसमें कि हमारे जो 395 आर्टिकल्स हैं उसमें कौन से नंबर का आर्टिकल है, पता है? नहीं पता? 368। अच्छा चलो, ये तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने किस देश से अडॉप्ट की है। किससे? साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है हमने, है ना। हमने अपने संविधान के बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो दूसरे देशों से अडॉप्ट किए, और अधिकतर स्रोत हमने कहां से लिए? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब ये जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है ये हमने ली है साउथ अफ्रीका से या दक्षिण अफ्रीका से। इसमें एक शब्द है संशोधन, अमेंडमेंट। इसका अर्थ क्या होता है? अमेंडमेंट का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन करना। संशोधन क्या अर्थ होता है इसका? देखो, परिवर्तन करना या फिर बदलाव करना। अच्छा, बदलाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किसी चीज को हटाने के भी और किसी नई चीज को जोड़ने के भी, है ना। बदलाव तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। और यहाँ कहाँ बदलाव करने की बात हो रही है? संविधान में बदलाव करने की बात हो रही है। तो संविधान संशोधन देखना है। सबसे पहले ये बताओ, संविधान संशोधन प्रक्रिया को संविधान में जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों जरूरी था ये संविधान संशोधन? ये नहीं होता तो भी तो संविधान हमारा बन ही गया था, हम उसको फॉलो कर सकते थे जीवन भर, उसके नियमों को। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया को क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ी? क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है। और हो सकता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय वे बिंदु नहीं थे जो आज हमारे सामने अस्तित्व में आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है? संशोधन या बदलाव करने पड़ते हैं। तो बदलाव करने के लिए कोई नियम तो होना चाहिए संविधान में। तो इसीलिए क्या जोड़ा गया था आपका? संविधान संशोधन प्रक्रिया को जोड़ा गया था कि आने वाली जो जनरेशंस होंगी या आने वाले जो नेतृत्वकर्ता होंगे आपके, है ना, जो संसद में बैठेंगे, उन्हें यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस समय आने पर चीजों में बदलाव कर सकते हैं। परंतु वे बदलाव अनुकूल होने चाहिए, प्रतिकूल नहीं, है ना। यानी वो बदलाव कैसे होने चाहिए? आपकी संविधान में, आपके लोकतंत्र में पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मक, ना कि नकारात्मक कि आप ऐसे बदलाव कर दें जो आपकी लोकतंत्र को या आपकी संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए, ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना करे, संविधान संशोधन प्रक्रिया को ना ही बहुत कठिन बनाया गया और ना ही बहुत सरल बनाया गया। इसलिए भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया को मिश्रित बोला जाता है कि ये ना तो ज्यादा सरल है और ना ही ज्यादा कठिन है। कुछ देशों की बेहद ही सरल है, आधे बहुमत से आप उन्हें पास कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन। कुछ देशों की बहुत ही कठिन है, जिसमें बदलाव करना बेहद ही मुश्किल है, जैसे यूएसए। भारत बीच में एग्जिस्ट करता है, ना ही ज्यादा कठिन ना ही ज्यादा सरल। जो मुद्दे आसान है उनके लिए एकदम सरल साधारण बहुमत से, जो मुद्दे कठिन है उनके लिए एकदम कठिन, या फिर बोला जा सकता है विशेष बहुमत के साथ। तो यही चीज हमें देखना है। सबसे पहले ये देखना, संविधान के किस भाग में है ये? 20। संविधान में कुल कितने भाग हैं टोटल? 22 भाग हैं। संविधान संशोधन कहां बैठता है? भाग 20 में किस आर्टिकल के अंतर्गत बैठता है ये? 368। तो ये चीज सबसे पहले याद रखो कि संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने ली कहां से? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। इसे हमने संविधान के किस भाग में रखा? भाग 20 में। और भाग 20 के अंतर्गत किस आर्टिकल के अंदर है ये? 368 के अंतर्गत है। संविधान और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। भाग 20 आर्टिकल 368। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। देखो, ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, है ना, कि मूल अधिकार कहां से लिए गए आपके, नागरिकता कहां से ली गई आपकी, प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया। तो वैसे ही आपकी संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। इसमें कहा गया है कि संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ना, बदलना या निरस्त करने के माध्यम में संविधान का संशोधन कर सकती है। अब देखो, जोड़ना आप लोगों को पता है कि चलो समय समय पर नई चीजों को जोड़ा जाता है। परिवर्तन आपको पता है कि समय समय पर चीजों को बदला जाता है। अच्छा, निरस्त करने की भी पावर है। अब निरस्त करने की बात करते हैं तो एक मूल अधिकार याद है आपको? संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 हमने पढ़ा है, उसे क्या किया गया है? अब सीधी सी बात है, निरस्त किया गया होगा तो ऐसे तो नहीं किया गया होगा कि संसद में कोई व्यक्ति आए होंगे और बोले होंगे आज से 31 समाप्त। इतना आसान है क्या? प्रॉपर उसके लिए एक बिल आया होगा, उस पर बहुमत आए होंगे, उसे पारित किया गया होगा और उसके बाद उसे क्या किया गया होगा? निरस्त किया गया होगा। संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के
बुनियादी संरचना का निर्माण करते हैं, मतलब जो मूल ढांचे से संबंधित है। मतलब भारत की जो विचारधारा है, अखंडता, एकता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय, लोकतांत्रिक गणराज्य, आप इनमें ऐसे बड़े बदलाव, पंथ निरपेक्षता, इन चीजों में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे मूल ढांचे हैं, ये संविधान की नींव है। अच्छा, आज हमारा संविधान इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि आप जब देखो, किसी भी घर की जब नींव बनती है पहले पत्थर से, हमारे पत्थर कितने मजबूत हैं। नागरिकों को क्या दी गई? स्वतंत्रता, पहला पत्थर। दूसरा, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष बात की जाती है। तीसरा, एकता और अखंडता। चौथा, 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। फिर जनता के प्रति समर्पण, किसका? संसद का। और फिर लोकतंत्र। नींवें देख रहे हो आप कितनी मजबूत है। तो वो यही बोल रहा है कि इसमें से किसी भी नींव को आपको छेड़ना नहीं है ना? क्योंकि इससे ही हमारे भारत देश का निर्माण हुआ है, हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। अगर आपने किसी भी नींव को छेड़ा तो भारत का बुनियादी ढांचा ही क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, जिसकी परमिशन संविधान आपको नहीं देता। अच्छा, पहले कोशिशें की गई हैं, परंतु फिर क्या होता है? केशवानंद भारतीवाद होता है कब? 1973। पहले कोशिशें की जा रही थी इस नींव को छेड़ने की या मूल ढांचे को बदलने की, और इस मूल ढांचे को बदलते समय आपके संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन भी किए गए, नए शब्दों को भी जोड़ा गया। पर केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि कोई भी सरकार या संसद आपके संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो देखो, आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, नई चीजों को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु संविधान के मूल ढांचे को आप नहीं छेड़ सकते। क्लियर है? आगे बढ़े। किस भाग में संविधान के? किस आर्टिकल में है संविधान के? कहां से लिया गया है इसको? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। 368 अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास भारतीय संविधान में और इसकी प्रक्रियाओं को क्या करने का अधिकार है? मतलब सरल भाषा में संशोधन करने का अधिकार है। अब इसमें 2 आर्टिकल्स हैं 368 में, 368(1) और 368(2). 368(1) कहता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा। सरल भाषा में कि संसद एक प्रक्रिया को फॉलो करके संविधान के किसी भी बिंदु में परिवर्तन या उसमें निरसन कर सकता है, परंतु कैसे फॉलो कर? संवैधानिक प्रक्रिया को। यह प्रक्रिया क्या है? कि आपको संसद में पहले उसे पेश करना होगा, संसद में उसे पास करवाना होगा, दोनों ही सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और इसके बाद ये किसकी स्वीकृति के लिए जाएगा? उसके बाद इसको लागू समझा जाएगा। 368(2) कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के मुताबिक संसद के किसी भी सदन में संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। अब 2 सदन होते हैं आपके, पहला सदन कौन सा हो गया? लोकसभा, और दूसरा सदन राज्यसभा। अब संशोधन करना है तो एक बिल पेश करना होगा, तो ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि बिल को पहले लोकसभा में पेश करो या आप किसी में भी पेश कर सकते हो, जहां आपकी पहले। अब देखो होता क्या है, बिल जब पेश किया जाता है तो उस समय जिसका भी सत्र चल रहा होता है, या तो लोकसभा का सत्र चलता होता है या तो राज्यसभा का। तो मान लीजिए राज्यसभा का सत्र चल रहा है तो पेश कहां कर दिए? राज्यसभा में। मान लो लोकसभा का सत्र चल रहा है तो पेश कहां कर दिया? लोकसभा में। तो किसी में भी पेश किया जा सकता है। इसे सदन में कम से कम 2/3 सदस्यों के अलावा उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। अब ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आखिर इसको लागू कैसे किया जाता है या पारित कैसे किया जाता है। तो केवल इतना देखो, 368 ने बोला कि आप संशोधन की बात की, बस 368 ने क्या बोला कि एक संशोधन प्रक्रिया है जिसका जिक्र हम संविधान में करते हैं। 368(1) ने बोला कि संशोधन के तहत आप उसमें परिवर्तन, नई चीजों को जोड़ना और निरसन कर सकते हो, परंतु संविधायी प्रक्रिया के अनुसार या उसके तहत। ठीक है। और 368(2) ने बोला कि हाँ देखो, आप कर सकते हो और इसे आप किसी भी सदन में स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट करने के बाद आपको इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां तक क्लियर है? 368 क्लियर है? देखो, भारत में संशोधन के प्रकार, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, संशोधन के प्रकार है 3। कितने? परंतु 368 कितने प्रकार के संशोधन की बात करता है? तो 2। कितने? क्यों, मैं बता देता हूं। 368 में केवल बात की गई है विशेष बहुमत से बदलने वाली चीजों की। ठीक है, विशेष बहुमत क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी केवल शब्द समझो आप। 368 में किसकी बात की गई है?
केवल विशेष बहुमत से बदलने वाले तथ्यों की और बिंदुओं की, परंतु जो आपके साधारण बहुमत से बदले जाते हैं उसकी बात 368 में नहीं की गई। आपको जिस बिंदु को साधारण बहुमत से बदलना है उसकी बात उसी आर्टिकल में की गई है। अब मान लो जैसे कि राष्ट्रपति के किसी चीज में परिवर्तन होना है, ठीक है, नागरिकता की किसी चीज में परिवर्तन होना है, या राज्य के किसी बिंदु में परिवर्तन होना है, तो उसके परिवर्तन की बात उसी आर्टिकल के नीचे लिखी गई है। आई बात समझ में? साधारण बहुमत से परिवर्तित होने वाली चीजों या बिंदुओं की बात उन्हीं आर्टिकल्स के नीचे की गई है, और 368 के अंतर्गत केवल विशेष बहुमत से परिवर्तित होने वाले बिंदुओं की बात की गई है। क्लियर है ये चीज? संशोधन भारत में कितने, संविधान में कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। और 368 में कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ये समझ में आया? कितने प्रकार से संशोधन होता है? 3। पहले अब देखो पहला कौन सा होता है? संसद के साधारण बहुमत से। संसद के, अब साधारण बहुमत क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा। संसद के विशेष बहुमत से। दूसरा कौन सा प्रकार? संसद के विशेष बहुमत से। और तीसरा प्रकार होता है आपका संसद के विशेष बहुमत से प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। कितने राज्य हैं अभी? 28 का आधा कितना होता है? तो मान लीजिए 15 राज्यों की। तो ये और मुश्किल हो गया ना। देखो पहले क्या है, साधारण बहुमत तो इजीली आप पास करवा सकते हो। फिर आता है विशेष बहुमत जिसमें 2/3 लोगों की क्या लगती है? हाँ लगती है। चलो ये भी, चलो जैसे तैसे आपने किया। अब इससे भी ज्यादा मुश्किल चीज हो जाती है कि 2/3 बहुमत भी चाहिए प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, है ना। तो ये और मुश्किल हो गया। अब ये जो 2 बिंदु दिख रहे हैं आपको, इन दोनों में विशेष बहुमत की बात की गई है। इन दोनों का जिक्र करता है आर्टिकल नंबर 368। और जो साधारण बहुमत है इसका जिक्र आपको पूरे संविधान में देखने मिलेगा। जो जो बिंदु परिवर्तित होते हैं साधारण बहुमत से, उस आर्टिकल के नीचे आपको लिखा क्या मिल जाएगा कि इसे साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आई ये चीज? तो कितने प्रकार से संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं, संशोधन? 3 प्रकार से। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति। इस क्लास के एंड होते तक आपको वो विषय पता होंगे तो आप बात कर सकते हो कि हाँ हम इनमें साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं, हाँ इसमें विशेष बहुमत लगेगा, और इसमें लगेगा विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। अब देखो, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के? क्योंकि हमने देखा संशोधन तो 3 प्रकार से हो सकता है, परंतु 368 केवल कितने प्रकार की बात करता है? 2 प्रकार की, जिसमें है संसद का विशेष बहुमत और कुल राज्यों में से आधे के स्वीकृति या अनुसमर्थन। क्लियर है? वही 2 बिंदु हैं यहां पर सेम लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो भारत में संशोधन 3 प्रकार से संविधान में, परंतु 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद साधारण बहुमत समझते हैं क्या होता है। देखो, संविधान के कुछ अनुच्छेदों को उपस्थित और संशोधन पर मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत अर्थात 50% से अधिक। मान के चलते हैं कि अभी 545 मान के चलो, अभी हमारी कहाँ की संख्या है? लोकसभा की है ना। और संसद में उपस्थित सदस्य हैं केवल कितने? मान के चलते हैं 450। कितने हैं? 450 संसद में बैठे हुए, मतलब लोकसभा में बैठे हुए हैं। अब कोई बिल आया है जिसमें वोटिंग होना है संशोधन के लिए, ठीक है, कहां पर आया है? लोकसभा। मैं इसमें राज्यसभा का भी एग्जांपल दे सकता था, पर हमने कहां ले आया? लोकसभा। अब सदस्यों के पास यहां पर एक अधिकार है कि वो उस वोटिंग में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अगर होना चाहते हैं तो वो बटन दबाएंगे यस और नो की, और अगर नहीं होना चाहते तो वो नहीं होंगे शामिल। तो हम मान के चलते इसमें 50 सदस्य शामिल नहीं हुए, तो कितने बचे? अब बचे 400 सदस्य। ये कहता है साधारण बहुमत कि आपको पास होने के लिए जो प्रस्तुत सदस्य हैं और जो शामिल सदस्य हैं उसके 50% प्लस 1 का क्या चाहिए? यस चाहिए। वो उन्होंने यस बोला और ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो इसका 50% कितना होगा? 200, और प्लस 1 कितना होगा? अगर 201 लोगों ने इसको बोला यस, तो ये जो बिल है वो लोकसभा में क्या हो जाएगा? इसे बोला जाता है साधारण बहुमत, क्योंकि ये आसान प्रक्रिया होती है ना। 2/3 से तो आसान है,
3 में से 2 लोगों का हाँ करने से अच्छा है कि आधे लोग क्या कर दें, हाँ कर दें। तो 201 लोगों ने हाँ बोला और ये प्रक्रिया से ये क्या हो गया, बस पारित हो गया। अब बात आती है कि इस साधारण बहुमत का प्रयोग किन बिंदुओं में किया जाता है। तो इनका प्रयोग किया जाता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। बेहद ही आसान होता है, बहुत इजीली आप देखो नए राज्यों का स्थापना हो जाती है। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने के लिए हमें किसी राज्य का नाम बदलना है, आधे लोगों ने हाँ बोला, हमने उसका नाम बदल दिया, ठीक है। उसके क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना है, मान लो मध्य प्रदेश की सीमा को बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ की सीमा को कम करना है, तो ये भी साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। राज्यों में विधान परिषद, अच्छा विधान परिषद समझते हो क्या होता है? देखो केंद्र में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, और एक होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं। ये तीनों मिलकर जो निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं संसद होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। वैसे ही हमारे राज्य में होता है राज्य विधान मंडल। क्या होता है? राज्य विधान मंडल। अब ये जो राज्य विधान मंडल है आपका, ये भी 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद, और तीसरा राज्यपाल। तीसरा क्या हो गया? अब एक चीज समझना, ये विधानसभा और ये राज्यपाल तो हर स्टेट में है, परंतु क्या विधान परिषद हर स्टेट में है? विधान परिषद हाँ अभी तो केवल 6 स्टेट्स में है। हाँ मध्य प्रदेश को इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, बस इसका निर्माण मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है। तो विधानसभा सेम एस किसकी तरह कार्य करती है? लोकसभा। विधान परिषद किसकी तरह कार्य करती है? और आपको तो पता है राज्य में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कौन होता है? राज्यपाल। तो ये जो विधान परिषद की स्वीकृति है ना, अब मानो मध्य प्रदेश में विधान परिषद ओपन करनी है या इसका गठन करना है, तो ऐसा नहीं कि हमारे सीएम का मन हुआ और विधान परिषद का गठन कर दिया गया। इसके लिए लगती है स्वीकृति। किसकी स्वीकृति? संसद की स्वीकृति। ये जो संसद है ना आपकी, इसकी लगती है स्वीकृति। और संसद की स्वीकृति कब होगी? जब वहां पर बिल पेश किया जाएगा कि मध्य प्रदेश चाहता है कि यहां पर विधान परिषद का गठन किया जाए। अब विधान वहां पर लोकसभा के लोग जब हाँ बोलेंगे, राज्यसभा के लोग हाँ बोलेंगे, राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देंगे, तब जाकर वो बिल क्या होगा? पास होगा, और तब मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, ठीक है। और इस सारी प्रक्रिया में किस चीज को फॉलो किया जाएगा? साधारण बहुमत। मतलब लोकसभा में 50% +1, राज्यसभा में 50% +1, और राष्ट्रपति की हाँ, और मध्य प्रदेश में क्या खोल दी जाएगी? विधान परिषद। तो वही चीज लिखी हुई है कि राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण करने के लिए, नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति करने के लिए, नागरिकता से संबंधित किसी कानून में फेरबदल करना है या उसकी समाप्ति करना है या उसमें नई चीजों को जोड़ना है, तो आप साधारण बहुमत से कर सकते हो। संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए क्या करवाना? चुनाव में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में कितनी सीट्स की आवश्यकता है। 2026 में परिसीमन होगा आपका, उसमें हो सकता है कि इस क्षेत्र की 1 नहीं 2 लोकसभा सीटें हो जाए, हो सकता है 3 नहीं 6 विधानसभा सीटें हो जाए। इसे बोलते हैं परिसीमन, कि चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि कितने क्षेत्र में 1 लोकसभा 1 विधानसभा सीट का निर्माण किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन केंद्र शासित प्रदेश आदि में परिवर्तन से संबंधित इतने जो वाद मामले हैं, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है किस बहुमत से? और साधारण बहुमत कैसे होता है? 50+1 टोटल मेंबर्स या मौजूद मेंबर्स? मौजूद मेंबर्स, ठीक है। कैसे? मौजूद मेंबर्स के 50% +1 से आप साधारण बहुमत ला सकते हो। अब जैसे कक्षा में जो मौजूद है, मान लो अभी कक्षा में जितने बच्चे मौजूद हैं और मुझे कोई नाम परिवर्तित करना है या किसी राज्य के क्षेत्र के सीमा में कुछ परिवर्तन करना है, तो मुझे केवल कितना बहुमत चाहिए? आधे बच्चे और एक एक्स्ट्रा, और मैं उसे क्या कर सकता हूं? अब बात आती है कि 2 सदन है आपके, एक है लोकसभा, और ये फॉर्मूला सारे बहुमत में काम करेगा, चाहे विशेष बहुमत हो चाहे आपका साधारण, और यह है राज्यसभा। और सबसे अंतिम में आते हैं आपके राष्ट्रपति इस प्रोसेस में। अब ये बताओ, मुझे बिल लाना है, अमेंडमेंट बिल, ठीक है, संशोधन बिल। किस में लेकर आ सकता हूं मैं? पहले संशोधन बिल लाना है मुझे, तो मैं किस में ला सकता हूं? पहले किसी में भी ला सकता हूं,
बहुत बढ़िया, चलो मैं किसी में भी ला सकता हूँ। मेरा मन है लोकसभा में पहले लाने का, या उस समय राज्यसभा की बैठक चल रही तो मैंने कहां पर ले आया, राज्यसभा में लेकर आ गया। अब चलो मैंने लोकसभा में से पास करवा दिया, ठीक है, लोकसभा से क्या हो गया, पास हो गया, ध्यान से समझना। और राज्यसभा में ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्या ये बिल आगे बढ़ेगा, क्या ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा? इसका मतलब अब ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अब एक चीज समझना, होता क्या है जब हमें कोई बिल पास करना होता है जो अमेंडमेंट बिल नहीं होता, जैसे कि 3 तलाक, जैसे कि पोस्ट ऑफिस बिल, जैसे कि बैंकिंग बिल, तो क्या होता है कई बार सामंजस्य नहीं बैठ पाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच। तो इसमें एक पावर है राष्ट्रपति के पास, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन। इसमें क्या किया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर्स को एक साथ एक कमरे में बैठा देते हैं कि क्या है यार, आप लोग हाँ बोल रहे हो, आप लोग ना बोल रहे हो, परेशान करके रख दिया, एक काम करो सब अभी हमारी बातें सुनो और अब डिसाइड करो करना क्या है ना। क्योंकि यहाँ से बिल पास होता है, आप उसको ना कर दे रहे हो बार बार, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मेरे तक आ नहीं पा रहा है, मतलब राष्ट्रपति तक आ नहीं पा रहा है। परंतु ये चीज तो हो सकती है, पर संशोधन बिल जब आता है तब आप ज्वाइंट पार्लियामेंट नहीं बुला सकते। ये चीज आप याद रखना। कभी भी संविधान संशोधन बिल में जो संशोधन के लिए लाया गया है उसमें संयुक्त अधिवेशन संसद का नहीं हो सकता। अगर ये अमेंडमेंट बिल नहीं होता, कोई नए कानून को बनाने के लिए लाया गया होता, जैसे कि 3 तलाक, मान लो 3 तलाक में राज्यसभा हाँ नहीं कर, तब आप बिल्कुल ज्वाइंट सेशन उसको बैठा सकते हो, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। पर संविधान संशोधन प्रक्रिया में ज्वाइंट सेशन लाया नहीं जा सकता। आपको सेपरेटली लोकसभा में भी पास करवाना पड़ेगा और सेपरेटली राज्यसभा में भी उसको पास करवाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? मैं फिर से कह रहा हूं, यदि किसी नए कानून का निर्माण करना है तो ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, पर संविधान संशोधन प्रक्रिया में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलवाया जा सकता। पहली चीज ये समझना, ठीक है। इसके बाद फेल तो करवा दिया हमने, अब हमने इसको यहां क्या करवा दिया, पास करवा दिया। तो अब ये दोनों में पास हो गया, अब ये कहां बढ़ेगा आगे, अब चलते हैं इसको राष्ट्रपति जी के पास लेकर। अब राष्ट्रपति जी के पास पहले, अब तो नहीं, पावर थी स्वीकृत करने की और स्वीकृत ना करने की, पर संसद हमारी बहुत तेज काम करती है। अब संसद इतनी पागल तो है नहीं कि इतनी मेहनत करेंगे लोकसभा में पास कराना, राज्यसभा में पास कराना, लास्ट में राष्ट्रपति उसको स्वीकृति ना करे, क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो बिल एक्ट नहीं बन सकता, पास नहीं हो सकता। तो एक संशोधन किया गया था 24वां, कौन सा, जिसमें राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति जी जब आपके पास कोई अमेंडमेंट बिल आएगा ना तो आपको केवल उस पे हाँ ही बोलना है। क्या करना है, क्योंकि हम पागल तो है नहीं, इतने सारे लोगों ने हाँ बोला, यस कराया, पास कराया, जद्दोजहद करी, और आप बोल दो कि मेरा मन नहीं है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा राष्ट्रपति तो नहीं कर सकते ना। तो 24वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को क्या बना दिया गया कि आपको अमेंडमेंट बिल में अपनी स्वीकृति देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, एक में भी फेल हो गया तो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और दोनों में पास हो गया तो आगे बढ़ के कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को इसमें अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी किस अमेंडमेंट के तहत। अच्छा, ये जब गया होगा राष्ट्रपति के पास तब राष्ट्रपति को कैसा लगा होगा, ये भी तो गया होगा ना राष्ट्रपति के पास 24वां, कि राष्ट्रपति जी अब आपको बाध्यकारी बनाया जा रहा है ना, किया गया था और अमेंडमेंट में स्वीकृति दी गई थी, ये चीज है। तो हमने देखा पहले अभी केवल साधारण बहुमत, ठीक है, कि साधारण में होता क्या है 50% प्लस 1, इसके तहत आप किसी भी बिल को पास कर। अब हम चलते हैं विशेष बहुमत, जो थोड़ा मुश्किल होता है, अब उसके विषय भी मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। देखो, विशेष बहुमत संशोधन, संविधान के कुछ प्रावधानों को उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम कितने, 2/3, अब 50% नहीं, अब 3 में से 2 लोगों का यस बोलना जरूरी है, आवश्यक है। मतलब 300 लोग यदि बैठे हैं या 300 लोग हैं तो कितने लोगों का, 200 लोगों का। अब देखो ये क्यों मुश्किल है, अगर ये साधारण प्रक्रिया होती तो इसमें केवल 151 लगते, 300 का आधा कितना, 150, 150 प्लस 1 कितना, तो ये ज्यादा आसान था कि ये ज्यादा आसान था, क्योंकि सीधे सीधे 50 लोग कम लग रहे हैं ना। जब
किसी बिल पर वोटिंग की जाती है तो एक एक वोट की इंपॉर्टेंस होती है, एक वोट से कई बार बिल गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ तो सीधे कितने लग रहे हैं ज्यादा, मतलब 50 एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, तो 2/3 मतलब 300, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 300 में से कितने वोट चाहिए, 200, अगर 300 लोग उस पर अपनी वोटिंग कर रहे हैं। अब इतना मुश्किल यदि ये वोटिंग हो रहा है तो जो बिंदु है या जो पॉइंट्स है वो भी मुश्किल होंगे, है ना। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन्हें आसानी से ना बदला जा सके, या कोई भी सरकार कल पावर में आके इन बिंदुओं को आसानी से परिवर्तित ना कर सके, इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया। अब वो बिंदु देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाए संवैधानिक संशोधन को पास करना। अब वही चीज आ गई, मूल संरचना में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार में जब भी नई चीजों को जोड़ा जाता है या नई चीजों को उसमें से थोड़ा परिवर्तित किया जाता है तो कौन सा संशोधन लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको साधारण भी बताया है, मैंने आपको विशेष भी बता दिया कि 2/3 लगता है। अब मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल नंबर 31, जिसमें था आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। मैंने नहीं बताया, अब आप ही लोग मुझे बताओ कि 31 को हटाने के लिए किसका उपयोग किया गया होगा, साधारण बहुमत का या विशेष बहुमत का। विशेष बहुमत का। क्यों विशेष बहुमत, क्योंकि वो एक आपका मूल अधिकार था, तो मूल अधिकार को हटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, इसको इतना मुश्किल क्यों बनाया गया, क्योंकि कल को कोई भी सरकार तानाशाही करते हुए आपकी स्वतंत्रता के अधिकार को, आपकी समता के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को या शिक्षा के अधिकार को कम ना कर सके, न्यून ना कर सके, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता कम कर दें, कि आज से आपकी अभिव्यक्ति क्या की जाती है, समाप्त की जाती है। अगर आपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध कुछ बोला तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। आज तो आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, उस पद की हमें गरिमा रखनी चाहिए, परंतु बोल सकते हैं, ठीक है, बोल देते हैं मतलब। तो उसके लिए आपको तुरंत जेल में नहीं भेज दिया जाता है। कितने लोग सोशल मीडिया में ऊट पटांग बातें करते हैं, है ना। तो वो अभिव्यक्ति क्योंकि आपको संविधान देता है, वो स्वतंत्रता आपको संविधान देता है। अब उस पे ही कोई काला कानून यदि ला दिया जाए कि 10 साल की जेल अगर आपने कुछ बोला केंद्र सरकार के लिए, तो ये काला कानून हो गया। और केंद्र सरकार तो पावर में बैठी है, तो अगर उसको साधारण बहुमत से पास किया जाता तो वो पास करवा लेती, क्योंकि आधे से ज्यादा मेंबर तो उसके पास स्वयं रहते। इसीलिए इसको किसमें रखा गया, विशेष बहुमत के अंतर्गत रखा गया, कि नहीं इतनी आसानी से पास नहीं होगा, ये विशेष बहुमत से ही पास किया जा सकता है। वैसे ही राज्य की नीति निरीक्षकता तो पता है आपको, इन बिंदुओं में भी यदि कोई परिवर्तन करना है तो आपको कौन सा लगेगा बहुमत, विशेष बहुमत लगेगा। तो समझ में आ रहा है। साधारण बहुमत देखो छोटी मोटी चीजों में लग रहे थे, राज्य का नाम बदलना कोई बड़ी चीज नहीं है, राज्य की सीमा बदलना कोई बड़ी चीज नहीं है, नए राज्य का निर्माण कर दिया कोई बड़ी चीज नहीं है। पर ये बड़ी चीजें हैं, मूल अधिकार में, मूल संरचना में, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, यदि इनमें परिवर्तन करना है तो कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत 50+1। यहां पर चाहिए 2/3, 2/3, ठीक है ना, 3/3, 3/3 तो बराबर हो गया ना, 1/3, केवल कौन सा, 2/3 बहुमत चाहिए। क्लियर है। अब तीसरे प्रकार का संशोधन कौन सा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, मतलब 2/3 तो चाहिए चाहिए, 28 का आधा कितना हो गया, 14 राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, और मुश्किल हो गया। अब 14 राज्यों की भी हाँ करवाना है। अब वो किस बिंदु में होता है वो देख लेंगे। देखो, इस बिल को दोनों सदनों में से विशेष बहुमत से पारित करना क्या है, आवश्यक है। किसी एक सदन में पारित ना होने पर यह मान्य नहीं होगा। एक सदन में पारित होने पर तथा दूसरे सदन में पारित ना होने पर संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। मैंने आपको अभी बताया कि अमेंडमेंट बिल में आप संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते। क्लियर है, ये चीज बता चुका हूं मैं। अब पढ़ते हैं हम, संसद का विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति, इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है। देखो, कुछ प्रावधानों के लिए संसद से विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मतलब आधे राज्यों की विधानसभा की क्या चाहिए, हाँ चाहिए, स्वीकृति चाहिए। ऐसे प्रावधानों में शामिल है, अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। अब एक सिंपल सा फंडा है, कॉन्सेप्ट है। देखो, राज्यों की स्वीकृति तो वहीं लगेगी ना जहां इन्वॉल्वमेंट किसका होता होगा। क्या मूल अधिकार में राज्यों को कोई लेना देना था, क्या नीति निषेध तत्वों में परिवर्तन में कोई लेना देना था, वो भले राज्य के लिए पर परिवर्तन में लेना देना था। राज्य केवल वहीं इंटरफेयर करेंगे जहां राज्यों का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, मतलब जहां राज्यों का क्या होना, उपस्थित होना जरूरी रहता है, वहीं पर। कैसे, देखते हैं। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का चुनाव, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन, अभी राष्ट्रपति बढ़ा नहीं है पर मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में
आपके लोकसभा राज्यसभा के अलावा विधानसभा के सदस्य भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। इसी वर्ष का पीएससी का सवाल है ये, है ना, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। अब यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई परिवर्तन किया जाएगा या चेंज किया जाएगा तो केवल संसद उस पर कानून नहीं बना सकती, आपको राज्यों से भी पूछना अनिवार्य। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में उनका भी पार्टिसिपेशन बराबर का रहता है। इसके अलावा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यदि आप इसमें कोई परिवर्तन कर रहे हो, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियां, अब मान लो कि कुछ शक्तियां बटी हुई हैं, जैसे राज्य के विषय संघ के विषय बटे हुए हैं, आप अगर इन विधायी शक्तियों का या विषयों का परिवर्तन कर रहे हो, संशोधन के तहत आप इनमें कोई परिवर्तन कर रहे हो, तो आपको किसकी हाँ लेना जरूरी है? एक बार राज्यों की हाँ लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि राज्यों से आपने पूछा ही नहीं और उनसे उनका कोई बड़ा विषय उठाकर कहाँ रख लिया, केंद्र में रख लिया, ऐसा नहीं होता, है ना। कल को अगर आपकी केंद्र सरकार बोल दे कि अब सारे जो 28 स्टेट्स हैं उसकी जो पुलिस फोर्स है उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो राज्य बोलेगा हम पागल थोड़ी है, हम करेंगे क्या? फिर जब पुलिस हमारी नहीं सुनेगी, आप ही की सुनेगी, तो फिर हम करेंगे क्या यहाँ पर शासन करके, है ना, राज्य को चलाकर। और यदि ऐसा बिल लाना है तो कितने राज्यों की स्वीकृति लगेगी? आधे राज्यों की स्वीकृति लगेगी। हाँ, आधे राज्य हाँ बोल रहे हैं, मतलब इसे लागू किया जा सकता है। तो विधायी शक्तियों का वितरण, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों की सीमा। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी रीति, रीति मतलब होता है नियम, कि राष्ट्रपति के चुनाव के जो नियम है। संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। कार्यपालिका क्या होती है ये बताओ मुझे, कार्यपालिका क्या होती है? वो तो विधायिका होती है। अच्छा, जो लागू करवाती है। कार्यपालिका मतलब आपने विधानसभा में एक सरकार को चुना, या लोकसभा में या विधानसभा में चुना, अभी चुना, आपके नए मुख्यमंत्री बने श्री मोहन यादव जी, तो वो जो मंत्रिमंडल के साथ एक टीम बनाकर कार्य कर रहे हैं, वो कौन सी टीम है? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो स्टेट में काम कर रही है। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का यदि विस्तार किया जाएगा या कोई चेंज किए जाएंगे तो किससे पूछना अनिवार्य है? कार्यपालिका नहीं, राज्यों से पूछना अनिवार्य है। तुम लोगों को पूरी गीता सुना दी और अब पूछो श्री कृष्ण कौन है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय कहां पर होते हैं? स्टेट्स में होते हैं। तो स्टेट्स में यदि इनमें कोई चेंजेस किए जाएंगे तो किसकी स्वीकृति लगेगी? राज्यों की लगेगी। विधायी, ये आगे का मिट गया है। विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी मतलब कानूनी शक्तियों का वितरण। वही चीज मैंने आपको बोला ना कि आज पुलिस फोर्स किसके पास है, तो वो कौन देखता है? राज्य देखते हैं। उसमें कोई बड़ा परिवर्तन अगर करना होगा तो किससे पूछना पड़ेगा? राज्य से पूछना पड़ेगा। ये इसी में चला गया लगता है। संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। सातवीं अनुसूची में से कोई भी सूची, देखो सातवीं अनुसूची में क्या रखा गया है? 3 सूचियां रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और वही चीजें यदि आप किसी विषय का लेना देना करोगे, लेन देन करोगे, या किसी विषय को राज्य से छीनोगे या राज्य को देना चाहोगे, तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? राज्य से तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो विषय अगर राज्य से संबंधित है तो राज्य की स्वीकृति उसमें अनिवार्य है। मतलब एक चीज आप समझ रहे हैं, राज्य केवल वही अपनी हामी भरता है जहां पर राज्य का इन्वॉल्वमेंट है। जहां राज्य का लेना देना नहीं है वहां पे केवल क्या चाहिए? विशेष बहुमत। पर जहां राज्य का लेना देना है वहां राज्य की स्वीकृति भी अनिवार्य है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा? अगर इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो आपको किससे पूछना अनिवार्य है? मतलब किसकी हाँ चाहिए आपको? आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। सदन से स्वीकृत होने के पश्चात यह बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है, जिसे स्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्यकारी है। किस अमेंडमेंट के तहत? 24वां संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है सारी चीजें? हमने 3 प्रकार के संशोधन देखे, साधारण, विशेष और आधे राज्यों की स्वीकृति, जिसमें 368 केवल 2 की बात करता है, विशेष बहुमत की और विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। ठीक है, साधारण बहुमत से हम कौन से विषय बदल सकते हैं? राज्यों के नाम, राज्यों की सीमाएं। ठीक है, विशेष बहुमत से हम किन्हें बदल सकते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है, और विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा। अच्छा, अब एक चीज और आती है कि इतने सारे विषय हैं, इतने सारे आर्टिकल हैं, सबको लिखा नहीं जा सकता कि किसमें विशेष विशेष विशेष। अब ऐसा तो नहीं सबके नीचे विशेष विशेष, किसी के नीचे विशेष प्लस आधे राज्य।
तो एक सिंपल सी चीज लिख दी गई है कि विशेष बहुमत के तहत किन्हें बदला जाएगा। तो उन्होंने बोला कि बिंदु एक मतलब साधारण, यहां से बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये कि बिंदु एक और बिंदु तीन के अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या लगेगा, विशेष बहुमत। बस उन्होंने इतना बोल दिया, ठीक है, कि इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, कि बिंदु एक और बिंदु तीन के अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, विषय बच रहे हैं, उसमें यदि परिवर्तन होना है तो किस बहुमत का उपयोग किया जाएगा, विशेष बहुमत का। मतलब कितना कितना 50% प्लस वन, नहीं ना, 2/3। कौन सा लगेगा, 2/3 बहुमत लगेगा उन सब्जेक्ट्स के लिए। समझ में आया। अब आपको पता चला कि संविधान में आखिर संशोधन कैसे होता है, और इस बिल को हम कहीं भी ला सकते हैं, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। चलो पहले राज्यसभा में पास करा लिए, तो फिर कहां पास कराना है, लोकसभा में, और दोनों में पास कराने के बाद कहां चले हम, और राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी है। कौन से अमेंडमेंट के तहत, 24वें अमेंडमेंट के तहत बाध्यकारी बन जाता है। क्लियर है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया समझ में आई, बेहद ही आसान है। इसके अलावा मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर और पढ़ाऊंगा। जो मैंने आपको बोला ना, मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये शब्द क्यों आया, मूल संरचना, और क्यों बदलाव नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल ये क्लियर है। किस आर्टिकल में लिखा है, 368 में। संविधान के किस भाग में लिखा है, भाग 20 में लिखा है। किस देश से लिया गया है, किस देश से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर है। अच्छे से समाप्त करें। चलो, जय हिंद।